एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि नेपाल के बाद हिंद महासागर का जो द्वीपीय देश है मेडागास्कर, यहाँ पर जेंजी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद से वहां के राष्ट्रपति ने यहाँ की सरकार को भंग किया। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी, जिसके तहत भूटान के 2 प्रमुख शहरों को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, गेलेपू और सामसे। वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ ये आईसीसी के साथ मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान की शुरुआत कर रही है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ है, इनका नाम है मोहसिन नकवी, जिनसे टीम इंडिया ने जो विनर ट्रॉफी है ये लेने से इनकार कर दिया था। महात्मा गांधी जी की अभी 2 अक्टूबर को 156वें क्रम की जयंती मनाई गई है। चेन्नई तमिलनाडु में 2026 में पहली बार सी फूड कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। राजीव वर्मा जो कि दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स बने हैं। और अभी हाल ही में कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। और सितंबर महीने की ई बुक के लिए आप लोग परेशान मत होइए, ये लॉन्च कर दी जाएगी इसी संडे यानी कि 5 अक्टूबर को लॉन्च कर दी जाएगी। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है, माफ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन हुआ है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका कारण जो है ये है कांग्रेस में बजट विधेयक का पास ना होना। अब यहाँ पर कांग्रेस क्या है, क्या कोई पार्टी है? देखिए एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि भारत में क्या है, संसद है। संसद में भी यदि हम जाएं तो जो निम्न सदन है ये कहलाती है लोकसभा, और जो उच्च सदन है ये कहलाती है राज्यसभा। तो निम्न सदन ये हमारी लोकसभा कहलाती है, जबकि उच्च सदन कहलाती है राज्यसभा। सेम उसी तरीके से भी हम देखें तो अमेरिका में कैसा सीन है, यहाँ की जो संसद है इसे ही कहा जाता है कांग्रेस। यहाँ कोई पार्टी का नाम नहीं है। जैसे भारत में कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर भी निचली सदन और उच्च सदन है। यहाँ पर जो निचली सदन है इसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने केवल आर लिख दिया है। जैसे भारत में लोकसभा है, सेम वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ की जो उच्च सदन है ये कहलाती है सीनेट। जैसे भारत में उच्च सदन राज्यसभा है, सेम उसी तरीके से यहाँ की जो उच्च सदन है इसका नाम हो जाएगा सीनेट। तो यहाँ पर कांग्रेस में बजट विधेयक अभी पास नहीं हुआ, जिसके कारण सरकारी शटडाउन लग चुका है। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है आप सभी को मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। किस पार्टी के नेता हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से बजट के फंडिंग बिल यानी कि विधेयक को पास नहीं करा पाए हैं। इससे हुआ क्या है कि कई गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं। यदि किसी मंत्रालय को पैसा नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस है कि कामकाज रुक जाएंगे, जिससे करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई। ये स्थिति यहाँ की 30 सितंबर यानी कि अब से 3 दिन पहले की घटना है। यहाँ पर इस बिल को लेकर के वोटिंग हुई है। बिल के समर्थन में 55 लोग और यानी कि 55 लोगों ने मतदान दिया है, और विरोध में यानी कि इसके अगेंस्ट 45 वोट पड़े हैं। और इसे पास कराने के लिए जो मेजॉरिटी है ये 60 तो चाहिए थी, 60 वोट इसमें नहीं मिल पाए हैं। ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है और विपक्षी पार्टी जो डेमोक्रेट्स है, तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट्स सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन यह समर्थन मिला नहीं है ट्रंप की पार्टी को। हालांकि रिपब्लिकन नेताओं ने यह कहा है कि जब तक डेमोक्रेट्स बिल को समर्थन नहीं देंगे तब तक इस बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। अब देखते हैं कब तक पास होता है। फिलहाल यहाँ शटडाउन लग चुका है। अब शटडाउन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। जैसे भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन अमेरिका में जो वित्त वर्ष है ये 1 अक्टूबर से शुरू होता है और अगले वर्ष की 30 सितंबर तक चलता है। भारत में ये अलग है ना। तो सरकारी शटडाउन का क्या मतलब हुआ? अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास कराना पड़ता है। अगर संसद बजट पर सहमति नहीं होती है तो फंडिंग बिल पास नहीं होता है, और फंडिंग बिल पास नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि सरकार को मिलने वाला जो पैसा है जो विभिन्न मंत्रालयों में बंटता है ये भी रुक जाएगा, और इसी कारण सभी सरकारी कामकाज भी इसमें बंद हो जाते हैं। इसलिए इसे कहा जा रहा है सरकारी शटडाउन। तो ये है अमेरिका की न्यूज। अमेरिका में 1 अक्टूबर को सरकारी शटडाउन हुआ क्योंकि रीजन था कांग्रेस में बजट विधेयक पास नहीं हो पाया, मेजॉरिटी इसमें नहीं मिल पाई थी।
अगला सवाल है, भारत ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ईएफटीए, इसका मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो कुल मिलाकर के 4 देशों के साथ ये भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जो कि हम मैप के थ्रू देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं ऐसा नॉर्मल आपको पढ़ाई थी, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस लेवल पर मैंने ऐड किया है, जो कि आपके स्टेट पीसीएस और इवन यूपीएससी में भी आपको काम आएगा। तो पहली बात, भारत ईएफटीए ये जो मुक्त व्यापार समझौता है, इसका मुख्य उद्देश्य है 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन, यानी कि इन्वेस्टिंग 100 बिलियन इन इंडिया ओवर 15 ईयर्स एंड क्रिएटिंग 1 मिलियन जॉब, ये टारगेट रखा गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका उपयोग जो है व्यापार को सरल और सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें शुल्क बेहद कम या नहीं ना के बराबर लगाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, आयात निर्यात पर कोई इसमें पाबंदी नहीं होती, जिन कंट्रीज के साथ ये अग्रीमेंट हो रखा होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईएफटीए कंट्रीज की, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की। तो यहाँ पर 4 देश आप मैप के थ्रू देख पा रहे हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिंकेस्टाइन। इनके कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आइसलैंड, कैपिटल इसकी हो जाएगी रेक्साविक, करेंसी क्रोन है, एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है, ये प्रधानमंत्री क्रिस्टन फोस्टर डॉटर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में ये टॉप पर है, यानी कि दुनिया का सबसे शांत देश। नॉर्वे एक नॉर्डिक देश है जो पहाड़ों, ग्लेशियर और गहरे तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कैपिटल ओस्लो, करेंसी क्रोन, सम्राट हेराल्ड वी, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर है, और इस साल जारी किए गए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये टॉप पर है। स्विट्जरलैंड की यहाँ बात की जा रही है, ये मध्य यूरोप का देश है। कैपिटल बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, यहाँ के राष्ट्रपति करिन केलर सटर हो जाएंगे। लिechtenstein की यदि बात की जाए तो यूरोप में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री, इसकी कैपिटल वादूज, करेंसी स्विस फ्रैंक, और यहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिजिट हास हो जाएंगे। सवाल तीसरा है, बालोद जो है ये भारत का पहला ऑफिशियली रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। बालोद जिला ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 30 सितंबर को ये दावा किया है कि बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, जिसे अभी ऑफिशियल भी कर दिया गया है। यहाँ की सभी 436 ग्राम पंचायत और 9 शहरी निकायों को राज्य सरकार द्वारा औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पिछले 2 सालों में बालोद में बाल विवाह का कोई भी मामला नहीं देखा गया है। बाल विवाह हम कहते किसे हैं? जैसे कि यहाँ आगे मैंने मेंशन भी किया होगा कि शादी की जो उम्र निर्धारित है, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल, तो इससे कम में होगा तो उसे बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये बाल विवाह को रोकने और समाज से इसके उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। बाल विवाह हालांकि अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है। यदि कोई कर ही लेगा बाल विवाह तो उसे अमान्य तो नहीं कर देंगे। बाल विवाह पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, आप जरूर याद रखें। किन राज्यों में सबसे अधिक बाल विवाह का प्रचलन है? तो रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान और त्रिपुरा में ये ज्यादा प्रचलन में है। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री रमन डेका, राज्यपाल विष्णुदेव साय हैं। 1 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राष्ट्र बना था। प्रमुख फसल के त्योहार यहाँ पर हरेली, छेरछेरा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर एक तरह का नक्सल विरोधी अभियान है जो कि चलाया गया था। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्रण किया गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2025 को आरएसएस का शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया है, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्रण है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह रहा, तो आरएसएस का जो स्थापना या फॉर्मेशन ईयर ये 1925 है। विजयादशमी के मौके पर इसकी स्थापना की गई थी। विजयादशमी यानी कि वही दशहरा जो कि कल के दिन मनाया गया है। अब आपके एग्जाम में स्ट्रैटेजी के फॉर्मेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर नोट का नाम पूछा जाएगा और इस पर किसका चित्रण है ये पूछा जाता है। तो यहाँ से एक स्लाइड मैंने ऐड करी है, आप लोग खुद ही देखेंगे और समझ पाएंगे। जैसे कि शुरुआत करेंगे हम 10 रुपए के नोट से। तो जो 10 रुपए का नोट है ना, इस पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है
कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है ओडिशा में, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है और यूनेस्को द्वारा भारत का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित है। तो 10 रुपए के नोट पर इसी की चित्रण है या इसका चित्र है आप कह सकते हैं। इसके बाद 20 रुपए का ये नया नोट आपको दिखाई दे रहा होगा। 20 रुपए के नए नोट में आप जो चित्रण देख पा रहे हैं ये है एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स की। अब ये है कहां पर, तो देखिए एलोरा केव्स ना ये आपके महाराष्ट्र में है और ये भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। फिर इसके बाद आगे यदि मैं चलूं 100 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट। 50 रुपए छोटा है, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो आप इसमें चित्र देख रहे हैं ये है हम्पी का, कर्नाटक में स्थित है और 1986 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। फिर इसके बाद 100 रुपए के नोट की तरफ आते हैं। ये जो आप 100 रुपए का नोट देख पा रहे हैं इस पर है रानी की वाव। क्या है, रानी की वाव। इस धरोहर को सबसे पुरानी बावड़ियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये 100 रुपए के नोट पर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर है, तो गुजरात में। किस नदी के तट पर, तो इस सरस्वती नदी के तट पर। यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद यदि हम चले 200 रुपए के नोट की तरफ, तो 200 रुपए का जो नोट है इस पर आप लोगों को सांची का स्तूप दिखाई दे रहा होगा। सांची का स्तूप ये कहां पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। 1989 में इसे भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद यहाँ पर 500 का नोट नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो 500 रुपए का नोट है इस पर लाल किला का चित्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लाल किला वाला मैं एक मैप ऐड कर दूंगी इसमें। हालांकि लाल किला ऑप्शन में लिखा था मैंने, तो सोचा यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगी। खैर यहां से 2000 के नोट की तरफ चलते हैं। 2000 के नोट के पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा मंगलयान का चित्रण। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, तो ये भी हाल ही में प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो राज्य को भारत के सबसे उभरते पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में प्रस्तुत करने के उसके प्रयासों को मान्यता देता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। यहाँ पर विद्या शक्ति योजना की शुरुआत की गई। अभी करंट अफेयर में ही हमने देखा है कि इसी आंध्र प्रदेश को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। सितंबर महीने में 25 तारीख को मैंने पढ़ाया है। 30 जुलाई को भारत और दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया जब निसार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। निसार सैटेलाइट जो इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, फुल फॉर्म बनती है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार, और ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जनवरी के महीने में मनाया गया तिरुपति जिले में। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत की गई। लास्ट ईयर का मानवता के लिए गुलबेंकियन अवार्ड इसी ने जीता और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की भी शुरुआत इसी ने की थी। सवाल छठवा है, हाल ही में जारी किया गया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान इस साल रहा है 128वां, 128। ये रिपोर्ट जारी की गई है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। 2025 का ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर रहा है। क्यों? क्योंकि समग्र रूप से यदि देखा जाए ना तो अधिकांशतः अस्वतंत्र बनी हुई है, जबकि वैश्विक औसत आर्थिक स्वतंत्रता का स्कोर भी बढ़ा है। हालांकि कह सकते हैं पिछले वर्ष की तुलना में 58.6 जो था तो 1.1 बढ़ करके ये 59.7 हो गया है। अब ये इतना बेसिक मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, कभी कभी ये भी ले लेता है, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा। तो इसमें भारत रहा 128वें स्थान पर, टॉप पर सिंगापुर, इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिर इसमें आयरलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। 2025 में जारी किए गए इंडेक्स की यदि मैं बात करूं तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो रिसेंटली जारी की गई, भारत को 38 प्लेस पर रखा गया, टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 नंबर पर भारत है, टॉप पर स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42 नंबर पर है। आप ये भी याद रखिए यदि एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत कितने स्कोर के साथ इसमें 42वें स्थान पर है, तो भारत 45.81 स्कोर के साथ है 42वें स्थान पर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया 41 में है। न्यूम्बो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मैंगलोर, कर्नाटक का,
ग्लोबल रैंकिंग 49 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 77, जेंडर गैप रिपोर्ट में और पीस इंडेक्स में दोनों में टॉप पर आइसलैंड है, इंडिया 131, 115 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर, हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151, करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 प्लेस पर हो जाएगा। सवाल 7वां है, किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल ही में सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में यानी कि टेक्नोलॉजी में इसके योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1958 दिल्ली में हेडक्वार्टर, समीर कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, 1969 फॉर्मेशन ईयर है, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है, वी नारायण इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को बताया था, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। जबकि यदि बात की जाए एनटीपीसी की, तो हमारी महारत्न कंपनी है, 1975 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर, गुरदीप सिंह इसके एमडी और चेयरमैन हो जाएंगे। सवाल नंबर 8वां है, किस केंद्रीय मंत्री ने माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो हमारा खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं मनसुख मंडाविया जी, इनके द्वारा। ये एप्लीकेशन सरकार की उस तकनीकी आधारित पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक सहभागिता और राष्ट्र समर्पण से जोड़ना है। इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है और यह माय भारत प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसे 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2025 में जितने भी एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, चलिए रिवीजन करा देती हूँ। आईआईटी पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भारत का पहला एआई संचालित एजुकेशन ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम टूटोज है। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सोल्यूशन देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप लॉन्च किया। ओडिशा की जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए एक और यानी कि ईस्टर्न कोस्ट रेलवे ने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसका नाम एक और यात्रा है। आईटी खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क मार्ग पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप लॉन्च किया गया। द टीचर ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसपी कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया। फरवरी के महीने में उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया था। सवाल 9वां है, वनडे में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो भारतीय गेंदबाज बनी है, ये बन गई है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, वनडे में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, भारतीय गेंदबाज, पहली कौन है? झूलन गोस्वामी, जिन्होंने 203 पारियों में 255 विकेट लिए हैं, जबकि दीप्ति शर्मा ने 112 पारियों में 143 विकेट। फिर नीतू डेविड है, 97 पारियों में 141 विकेट और 77 पारियों में 100 विकेट लिए हैं नुशीन अल खादिर ने। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 64 पारियों में लिए 99 विकेट। तो यहाँ से टॉप 5 विकेट कीपर मैंने ऐड कर दिए हैं, मतलब भारतीय गेंदबाज जिन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय डायना एल्डोजी है। दूसरी कौन है? तो ये नीतू डेविड बनी है। ये दोनों ही शामिल है इसमें। भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? आंसर इसका प्रीतम सिवाच हो जाएगा। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं प्रीतम सिवाच। ये देश की पहली महिला हॉकी कोच बनी जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारतीय महिला हॉकी टीम की ट्रेनर थी। हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2021 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। इसके पहले यदि मैं बात करूं तो डायना एल्डोजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला, फिर नीतू डेविड भी शामिल हो गई। तो ये दोनों क्रिकेट से संबंधित हो गई। बल्कि सविता पुनिया का नाम आप हॉकी से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से पहले भारतीय के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में। जैसे कि बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी बनी। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हिमांशु टोकस और शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीता नम्रता बत्रा ने। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल हैं।
क्वालिफाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप दिव्या देशमुख के नाम, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी, भारत की सबसे कम उम्र की 5 रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी, पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर हैं। अक्टूबर महीने का जो पहला इंपॉर्टेंट डे था, ये था विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, जो कि मनाया गया है 1 अक्टूबर को। इस दिन का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करना और उनके अधिकारों को, यानी कि इनके राइट्स को, सम्मान को और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। इस बार की थीम है ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशंस, आवर वेलबीइंग एंड आवर राइट्स, ये इसकी थीम है। अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर का तो हमने दिन देख लिया। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया? आंसर था तिरुमाला, आंध्र प्रदेश। आज का सवाल है बिग बैश लीग के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।